थैंक यू। वो तेरा नाम चेंज कर दे, गैलेक्सी J7 प्राइम। हाँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगने वाला है, या उसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी आप लोग कहते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज यानी जितना एटॉमिक साइज कम रहेगा, जितना एटॉमिक साइज कम रहेगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी, डायरेक्टली नहीं रहेगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी साइज कम उतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। दिस इज एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। ठीक है, तो इसे हम आज आगे लेकर जाने वाले हैं। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron present in the valence shell, or it is also called as freely bonded electron या loosely bounded electron उसको कह सकते हैं। यानी किसी भी एटम के वैलेंस शेल से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, चलो यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन को E- ऐसे लिखता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप प्रोवाइड करने वाले हैं, उस एनर्जी को आप कहते हैं उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो जितना स्मॉलर एटम रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। जितना एटम बिगर हो जाएगा, इस न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर दे सकता है। ओके, दिस इज नंबर वन थिंग। अब आज हम देखने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय I1, I1, I2 एंड I3। ये क्या चीजें होती है? दिस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, this is ionization enthalpy 2, and this is ionization enthalpy 3. okay, ionization enthalpy 1 यानी एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का कन्वर्जन मैं कर रहा हूं एल्यूमिनियम +1 में, यानी मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, करेक्ट। फिर सेकेंड टाइम मैं वापस एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम 2+। थर्ड टाइम मैं इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन निकालने वाला हूं बेटा, एक सेकेंड। हाँ, मैं इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा हूं, तो यहां पर -1 इलेक्ट्रॉन कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा +3 में। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये कन्वर्ट हो गया +1 में, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल दिया +2 में, और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो +3 में। यानी फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी यहां पर आपने प्रोवाइड किया, दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपने एनर्जी प्रोवाइड किया उसे कहेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और बेटा थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आपने प्रोवाइड किया उसे कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो मेरा सवाल है आपसे कि इसमें से I1, I2 और I3 में से डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करो। सबसे ज्यादा एनर्जी 1 को लगेगा, 2 को लगेगा कि 3 को लगेगा? सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट को लगेगा, सेकंड को लगेगा कि थर्ड को लगेगा? फटाफट बताना है। हाँ, मैक्सिमम लोगों का कहना है फर्स्ट, अनिकेत का कहना है थर्ड, आदित्य भी कह रहा है 3 to 1। हाँ, अब बाकी लोग कह रहे हैं 3, है ना। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा। क्यों लगेगा? लिसन वेरी केयरफुली। बेटा किसी भी एटम में सपोज इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है। इसका मतलब एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन्स एंड वैलेंस, पूरे शेल्स पकड़ के 13 इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, यानी न्यूक्लियस में 13 पॉजिटिव चार्जेस है, 13, और इलेक्ट्रॉन्स पे 13 नेगेटिव चार्जेस है, यानी ये टोटल बैलेंस हो चुका है, ये टोटल बैलेंस हो चुका है। अब देखिए बेटा, जब मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो प्रोटॉन 13 वैसे के वैसे रहेंगे, -1 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 13 इलेक्ट्रॉन वैसे रहेंगे, 13 प्रोटॉन वैसे रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे? 12। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब देखो इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए कितने चार्जेस है यहाँ पर? 13।
पहले 13 इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए 13 चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन, राइट, देखो 12 इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, यानी नेगेटिव चार्जेस कम हो गए, पॉजिटिव चार्जेस बढ़ गए। नेगेटिव चार्जेस कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अंदर खींचेगा, बराबर है। हाँ, अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है नाउ? यस, ओके। अभी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया निकालने के बाद, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और नजदीक खींचेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो न्यूक्लियस और ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। देखिए बेटा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एल्यूमिनियम बन गया था +1, यानी एक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने को जितनी एनर्जी प्रोवाइड की थी उससे ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। क्या बोलते हैं, है ना? आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। अब +2 में गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, वापस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो प्रोटॉन तो अभी भी वैसे ही है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 11। अब देखो 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे 13 प्रोटॉन, इसका मतलब क्या हो गया? साइज और ज्यादा कम हो गया। जितना साइज कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, यानी न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? I3 इज अगेन ग्रेटर देन 2 एज वेल एज 1। तो ऑर्डर कैसे होना चाहिए? I1 लेस देन I2 लेस देन I3। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं सुयश। हाँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आ गया यानी न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज कहां पे बढ़ता है? न्यूक्लियस पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा खींचेगा। जितना नजदीक आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है ना, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो गया तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हमने ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करके उसको निकाल दिया, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए जितनी एनर्जी लग रही थी सेकंड इलेक्ट्रॉन को उससे ज्यादा लग रही है। सेकंड इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया बेटा। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ गया एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए ना, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा पुल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अभी थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जितनी लग रही थी उससे ज्यादा सेकंड इलेक्ट्रॉन को लगेगी, उससे ज्यादा थर्ड इलेक्ट्रॉन को लगेगी। एंड I1 लेस देन I2 लेस देन I3। समझ में आया क्या? फटाफट बोलो, समझ में आया क्या? फटाफट बोलो। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी एंड एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद सम एक्सेप्शंस। कौन से एक्सेप्शन है? सेकंड पीरियड लिया, सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होते हैं, तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन ये ऐसे नहीं होता, क्यों? बिकॉज बेरिलियम, बोरॉन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द फैक्टर व्हिच डिसाइड्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सा फैक्टर है बेटा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से ज्यादा स्टेबल होते हैं बताइए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा स्टेबल होता है फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा स्टेबल है? फुलफिल्ड। और दूसरा होता है स्टेबल हाफ फिल्ड। अब ये फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड का मतलब क्या है? मैंने कल समझाया था आपको कि s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है और f ऑर्बिटल है। इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखने की होती है? 2, 6, 10 एंड 14। और इसके एग्जैक्ट हाफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उस ऑर्बिटल में? s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल में 1, 3, 5 एंड 7। अगर ये फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये हाफ
हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इन दोनों में भी वो करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है। अब p ऑर्बिटल की बात करेंगे तो p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे आने के बाद इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल p ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? एक हाफ फील्ड वाला और दूसरा फुल फील्ड वाला। हाफ फील्ड वाला और दूसरा फुल फील्ड वाला। तो उसकी वजह से इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। और ये किसने कहा था? श्री 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 हंट्स रूल ऑफ हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लिख के रखो, ये रूल मैं समझाने वाला हूं। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। चेतन क्या कह रहा है? फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है निशा, रादर देन हाफ फील्ड। यस हो गया, जल्दी लिखो। देखिए बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहां पर लिख रहे हैं और बोरॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5। 1s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन भरने वाला प्रोसेस है ये कैसे आया और कहां से आया आपको पता है क्या? आप में से कितने लोगों को पता है कि ये ऑर्बिटल का सीक्वेंस मैंने ऐसा क्यों लिखा? हाँ, किसने बताया कि ये ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए? सानिका बता रही है, अफबाउ प्रिंसिपल। वेरी गुड सानिया। ओके, सानिका भी है, राइट। तो एक महान साइंटिस्ट था मेरे जैसा, अफबाउ नाम का। नाम बड़ा सुंदर था जैसे मेरा है यशवंत। तो बेटा देखिए, जो अफबाउ था ना, मैं शॉर्टकट में बता देता हूं, इसकी जो कॉन्सेप्ट है ना मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाऊंगा, ठीक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाऊंगा। अफबाउ जो था ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग के एल एम एन ओ, हाँ अभी इतने लेता हूं, इसके बाद हम एक्स्ट्रा बाकी भी ले सकते हैं बाद में। के में, के शेल में कौन कौन से सबशेल होते हैं? 1s। एल में कितने होते हैं? 2s एंड 2p। एम में कौन कौन होता है? 3s, 3p, 3d। के से ओ तक एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज होता है, बिकॉज एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एनर्जी क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। के एल एम एन, ये फोर्थ पीरियड है, ये फोर्थ शेल है। फोर्थ शेल में क्या होगा? 4s, 4p, 4d एंड 4f, ठीक है? यहां पर 5s, 5p, 5d एंड 5f यहां तक लेते हैं, बाकी के मैं आगे समझाने वाला हूं आपको, ठीक है? बिकॉज सभी चीजें एक बार लेने से अच्छा है कि जितना पार्ट हमारा चल रहा है ना उसके रिलेटेड हमारे क्वेरीज भी सॉल्व होने चाहिए, तो वो यहाँ पर हमारे सॉल्व होने वाले हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर करता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर करता है, यानी फर्स्ट ऑर्बिटल ये भरता है, सेकेंड ऑर्बिटल ये भरता है। यहाँ पर देखो 2p 3s, फर्स्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, थर्ड इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फोर्थ यहाँ पर आएगा, थर्ड 1 2 3 4 5 6 p, यस। और फिर इधर ऐसे आता है, देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी को भरता है यानी 1s, फिर उसके बाद कहां भर रहा है? 2s, फिर उसके बाद कहां भरेगा? 2p, 2p के बाद कौन भर रहा है बेटा? 3s, 3s के बाद वापस इधर आओ, यानी हर बार क्या करना है? इस एरो के जैसा इधर आना है, वापस जाना है, इधर आना है, वापस जाना है। तो इन दोनों के बीच में से ऐसा वापस भी जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? इसको गलत कर देते हैं। ये ऐसा पीछे जाने के बाद वो क्या करते हैं? इन दोनों के बीच में से नहीं जाते, वो डायरेक्ट ऐसे 2s ऐसे जाते हैं, और ऐसे जिगजैग के चक्कर में उनका ये पूरा अफवाह गलत हो जाता है।
इस जिगजैग के चक्कर में, हाँ वापस एक बार बता रहा हूं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने ऑर्बिटल हर शेल में होते हैं, के शेल में 1s होता है। 1s ही क्यों होता है? उसका रीजन है n+l रूल। अबाउ प्रिंसिपल का बेसिस क्या है? n+l रूल। अब ये क्या चीजें हैं, ये पूरा डिटेल में मैं एक लेक्चर में आपको समझाने वाला हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर के। 1s के में होता है यस, l में होता है 2s 2p, m में होता है 3s 3p 3d, n में होता है 4s 4p 4d 4f, ऑक्सीजन सॉरी O में होता है 5s 5d 5p 5d 5f। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरने हैं देखो, ये 1s में आना है यहां से, तो लोग इसको गलत कर देते हैं। इसके लिए मैं ऐसा जिगजैग वाला ये पार्ट ऐसे नहीं निकालता। हाँ, क्यों नहीं निकालता? ये ऐसे ऐसे करते वक्त खिचक्या हो जाता है, तो उसकी वजह से इसको नहीं करना है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 4f 5d, इस तरह से करेंगे। यहाँ पर 6 और 7 भी आते हैं नीचे, 6 और 7 भी आते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा बाद में करने वाले हैं, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। अब देखो 1s 2s 2p 3s 2p 3s 3s के बाद कौन आ रहा है? 3p 3p के बाद कौन आ रहा है? 4s 4s के बाद कौन आ रहा है? 3d। अभी तक इतना हो गया है, इसको स्टॉप करेंगे। हाँ, अभी दिख रहा है? देखो चलो राइट, देखो यहां पर, अब यहां पर 1s 2s 2p 3s, आप इतना ध्यान में रखो, मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है, इसको अलग से सिखाने वाला हूं। एक लेक्चर में इस पे लेने वाला हूं, उस लेक्चर को कोई मिस नहीं करेगा, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। तो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भरने का सीक्वेंस ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करता है? लोअर एनर्जी लेवल पे। उसके बाद हायर एनर्जी ऐसे बढ़ते रहता है। तो अगर किसी एलिमेंट में, हाँ अगर किसी एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन है, चलो मैं एग्जांपल देता हूं, आपने इलेक्ट्रॉन्स लिखना है फटाफट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अकॉर्डिंग लिखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हाँ चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं फटाफट, जिसका हो गया उसने बोलना है मुझे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करेगा? 1s में। 1s में ऐसे लिखते हैं उसको, 1s लिख देंगे क्या? देखो सेकंड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर भरेगा। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, बेटा यस का कैपेसिटी 2 है तो यहां पर 2 भर गए, लेकिन इसका फुलफिल्ड हो गया ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अगले एनर्जी में जाएगा, यानी किस में जाएगा? 2s में। तो 2s में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2 2s2, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। बोरॉन के लिए क्या करेंगे? यस बोरॉन के लिए क्या करेंगे? दिस इज 1s2 2s2 और 2p1। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2 2s2 2p में 2 आएंगे, बिकॉज 2p का यानी p ऑर्बिटल का कैपेसिटी 6 है, तो 1 से लेकर तो 6 तक भर सकते हैं उसको। धीरे धीरे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, वापस 1s2 2s2 2p3, वेरी गुड। 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5 एंड 1s2 2s2 2p6 आ जाएगा। देखिए बेटा 1s 1 से लेकर तो 1s2 2s2 2p6 तक 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आ गया। मुझे इसमें से बेरिलियम और बोरॉन को बाहर निकालना है, बेरिलियम और बोरॉन को निकालना है। ये लिख लिया बेटा सभी ने? अब बहु प्रिंसिपल लिख लिया क्या?
अब बहु प्रिंसिपल लिख लिया क्या? जल्दी बोलो बेटा, लिखो, जिनका नहीं हुआ और जल्दी लिखो फास्ट। नाउ इस बेरिलियम और बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को मैं अलग से निकालूंगा और इनके आयोनाइजेशन इंथैल्पीज के बारे में डिस्कस करूंगा। बेटा बेरिलियम और बोरॉन में 1s2 2s2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जिसको लास्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है, बोरॉन 1s2 2s2 2p1। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा कि लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, नजदीक है, यानी उसका अट्रैक्शन ज्यादा है। जो दूर जा रहा है यानी धीरे धीरे एनर्जी बढ़ रहा है, जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, तो एनर्जी जिसका ज्यादा है उसको निकालना बहुत भी तो आसान है, बिकॉज उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो गया। यानी देखो बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 फुलफिल्ड हुआ है, लेकिन 2p ये ना तो फुलफिल्ड है ना तो हाफ फिल्ड है। और मैंने बताया कि 2p3 और 2p6 वाले कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड छोड़ के बाकी कोई भी उतने स्टेबल नहीं होते। इसका मतलब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा 2s2 में। और बेटा देखो 2s2 इज मोर स्टेबल, यानी ये इस एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकालेगा और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2s2 का जो पहले से 2s2 में था उसका इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, 2p1 का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इसकी वजह से बोरॉन और बेरिलियम में, बेरिलियम इज हैविंग मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी एज कंपेयर टू बोरॉन। और ऐसा ही सेम है, ऐसा ही सेम है किसके साथ? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। बेटा नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन ये दोनों ले रहे हैं आप, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4। देखो देखो ये 2p, इस 2p को एक बॉक्स डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल पिक्चर दिखाने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज बॉक्स डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ लो, समझ लो। देखो 2p3 में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, ये p ऑर्बिटल का पिक्चर निकाला हुआ है मैंने यहाँ पर। 2p4 में 1 2 3 और फोर्थ इलेक्ट्रॉन आकर इसको पेयर हो गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आके इसको पेयर हो गया। आप बताइए ये p3 है और तीनों भी ऑर्बिटल में px py और pz ऐसे 3 ऑर्बिटल है, उन सभी में एक 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 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर एक ऑर्बिटल में एक एक्सेस हो गया। तो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी यहां से निकाल देगा और 2p3 में कन्वर्ट होने की कोशिश कर देगा, बिकॉज 2p3 इज मोर स्टेबल। याद रखिएगा, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड से भी ज्यादा स्टेबल होता है। फुलफिल्ड है यानी पेट भरा हुआ है तो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी 2p6 तो ऑलवेज मोर स्टेबल है, लेकिन उसके साथ साथ 2p3 भी स्टेबल है, हाफ फील्ड वाला भी स्टेबल होता है। मेक इट वेरी क्लियर। ऑर्बिटल डायग्राम मेथड इसको बोलते हैं। और ये एरोस जो दिखाए ना, ये और ये एक क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाता है, ठीक है? ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो p3 के इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, लेकिन p4 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के p3 में जाना ज्यादा इजी है, बिकॉज p3 में जाने के बाद वो ज्यादा स्टेबल होने वाला है। होगा कि नहीं होगा? अब देखो बेटा, अब देखो यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, नाइट्रोजन का मुश्किल है, इसलिए नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है और यहां बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा है। इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ? अभी देखो ये क्लियर हो गया क्या? स्टेबिलिटी और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी पे कैसे इफेक्ट होता है, वो चीज क्लियर हो गई सभी की। हम अगले पॉइंट पे जाएंगे। अगला पॉइंट देखो, एक हमने एक्सप्लेन किया एटॉमिक साइज, दूसरा हमने किया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तीसरा है, तीसरा पार्ट देखो, न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी
कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। हाँ, इस लेक्चर के ऊपर ऐसा या हेडिंग में नाम दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे ऊपर लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें सबसे पहला हमने देखा एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, है कि नहीं। उसमें एक्सेप्शन देखे, क्यों था एक्सेप्शन? बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज याद रखो, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 में जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है I1, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी I2। देखो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं। यहां पे सपोज बेरिलियम लिया और बोरॉन लिया। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 2s2 वैलेंस शेल का। बोरॉन का था 2s2 2p1। देखो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये क्या बनने वाला है? 2s2, करेक्ट। और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो ये क्या बनेगा? 2s1। अब धीरे धीरे ये चीज आपको समझ में आ जाएगी बेटा। I2 आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 जो होता है, यहां पर अभी ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे एक चार्ज आ गया है बेरिलियम +1 और बोरॉन पे भी एक चार्ज आ गया है बोरॉन +1। लेकिन आप मुझे अभी बताओ कि बोरॉन +1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है कि बेरिलियम +1 का ज्यादा स्टेबल है? जल्दी बोलो, किसका ज्यादा स्टेबल है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, बोरॉन +1 ज्यादा स्टेबल है कि बेरिलियम ज्यादा स्टेबल है? यस, वेरी गुड, बोरॉन। बेटा बोरॉन को देखेंगे तो 2s2 आ रहा है और बेरिलियम को देखेंगे तो 2s1 आ रहा है। सो इट इज वेरी सिंपल कि ये ज्यादा स्टेबल है, फुलफिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। और इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 में जाने वाला है। इसका मतलब अभी इसका इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन, I2 ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन में बोरॉन इज ग्रेटर देन बेरिलियम। अच्छा लगा? ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा क्या? पहले इसमें I1 में बेरिलियम was greater than boron, ionization energy 1 of beryllium was greater than boron। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी 2 किसकी ज्यादा है? बोरॉन इज ग्रेटर देन बेरिलियम। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा लगा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आप बोलेंगे सर पहले बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई आपने, बहुत सिंपल सिंपल सी, अभी ये क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में घुस गए हैं। देखो हर एक चीज है वो दूसरे किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी मुझे पढ़ाना है ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर स्टडी करना है, बिकॉज उसमें एक्सेप्शंस आते हैं। अगर वो पॉइंट आपको क्लियर करना है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन पहले देखने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं उनको पहले देखना पड़ता है। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन KLMN से बात नहीं चलेगी, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सीखना पड़ेगा। और वो सीखने के लिए ये देखो मैंने अबव प्रिंसिपल लिया और अबव प्रिंसिपल के साथ साथ हंड्स रूल भी बताया। हंड्स रूल कहता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है अदर कॉन्फ़िगरेशन से। वो खत्म होने के बाद फिर एक्सेप्शंस पे हम आ गए I1 और I2 में। ठीक है, वापस एक बार रिपीट करता हूं, इसको ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, बेरिलियम और बोरॉन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 वाले, अब इनके नीचे आने वाले सभी के लिए लागू है और इसके नीचे आने वाले सभी के लिए लागू है। अभी देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना था तो बोरॉन का जल्दी निकल रहा था, बेरिलियम का जल्दी नहीं निकल रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन है। चलो अभी हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के निकाल दिए, इसका एक निकाल दिया, ये आ गया 2s2 में, और इसका एक निकालने के बाद ये आ गया 2s1 में। अभी मुझे इसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये बोरॉन +1 है और ये बेरिलियम +1 है। बोरॉन +1 में से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, बेरिलियम से निकालना है।
किसका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल सकता है? बेरिलियम का, बिकॉज बोरॉन वाला जब 2s2 है और बेरिलियम वाला 2s1 है। हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड से, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। यानी बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी? सेकंड इज ग्रेटर देन बेरिलियम, बेरिलियम का जल्दी निकलेगा। अभी क्लियर हो गया क्या? देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे निकालते हैं? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का होता है 2p3 और ऑक्सीजन का होता है 2p4। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसका हाफ फील्ड है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन आ रहा है। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया। अभी बोलो, अभी बोलो, ये और ये कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल, यानी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। और ऐसे ही इसके नीचे वाले दो एलिमेंट नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ओस से तेपो, ओके, फास्फोरस और सल्फर को कंपेयर करो, किसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है? किसकी आयोनाइजेशन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है? यस एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या हुआ? फास्फोरस इज ग्रेटर देन सल्फर। फर्स्ट I1, इसे डेल्टा H1 भी लिखते हैं भला बेटा, बेटा याद रखो, इसे डेल्टा H1 भी लिखते हैं, ये भी लिख के रखो। ओके, फास्फोरस। अब देखो I2, फास्फोरस और सल्फर में सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? यस, इसी के जैसा रहेगा ना। सो सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन रहेगा, सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन रहेगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? चलो मेक इट वेरी क्लियर। अब ग्रुप वाले ट्रेंड पे देखो, ग्रुप सेकंड और ग्रुप 13 में, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 में I1, I1, I2, इसका कोई भी एलिमेंट ले लो आप, I2 ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 2 की ज्यादा है और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 13 की ज्यादा है। यस, ये फास्फोरस, फास्फोरस चाहिए था इधर। हाँ राइट, थैंक यू वंश। राइट, देखो अब ऐसा ही सेम हम किसके बारे में कंक्लूजन निकालेंगे? नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली के बारे में निकालेंगे। देखो कैसे हो रहा है ये, देखो फटाफट। ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 में I1, I1, I2, I2, बताइए फास्ट बोलो, इसका कोई भी एलिमेंट ले लो। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन 16 एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रुप 15। लेकिन कौन से एलिमेंट चाहिए? कौन से एलिमेंट चाहिए बेटा? ग्रुप 15 और 16 के करस्पॉन्डिंग चाहिए। ये लिया तो इसके बाजू वाला लेना पड़ेगा, ये लिया तो इसको बाजू वाला लेना पड़ेगा, ये ऐसा लेना पड़ेगा। एक ये और एक ये नहीं ले सकते, बिकॉज उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काफी बड़ा डिफरेंस है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में काफी बड़ा डिफरेंस है। तो कंपैरिजन किसका होता है हमेशा? शादी किसकी होती है? कंपैरेटिव लोगों की होती है ना। हाँ, ऐसे ही लोग देते हैं ना, हमारी हैसियत वाले ऐसे देखते हैं ना कुछ लोग। तो बेटा इसमें भी इलेक्ट्रॉन किसका निकलेगा या कंपैरिजन किसका होगा? हमेशा कंपैरिजन के लिए ऐसे एलिमेंट्स लगेंगे जिनमें कंपैरिजन हो सकता है। बहुत ज्यादा अगर डिफरेंस है तो तुरंत क्लियर हो जाएगा कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है। होगा कि नहीं? सबको हंसी आ रही है क्या एग्जाम्पल की? यशस्वी क्या बोल रही है? व्हाट अबाउट ग्रुप 13 to 12, 3 to 12? अभी दिया ना बेटा, ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 नहीं, 13, 14, 15, 16, 17। बोलो ये 2 और 13 में गैप है?
15 16 में गैप है, तो क्या करते हैं 1 13 सेकेंड 14 15 14 14 के बाद 16 15 एंड देन 17, ऐसा आएगा ऑर्डर। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट, लास्ट वाला इफेक्ट, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर देखे थे हमने? एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी, विथ एक्सेप्शंस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बेरिलियम और बोरॉन का। ठीक है, याद रहेगा सभी को। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में याद रखिएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में n-1 भरता है, n-1 के बाद n भरेगा। ये n क्या है? अल्टीमेट शेल, और n-1 क्या है? पेनल्टीमेट शेल। समझ रहे हैं बात को? हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए देख रहे हैं आप। यहां पे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जब बेटा आपको ये न्यूक्लियस है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींच रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये आउटर मोस्ट शेल के पहला वाला, यानी कौन? पेनल्टीमेट शेल। कौन है? पेनल्टीमेट। तो बेटा n-1 कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? n-1। n का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, और n-1 का पेनल्टीमेट। n-2 कौन होगा? एंटी पेनल्टीमेट। चलो लिखो, ये शेल कौन सा है? अल्टीमेट। अल्टीमेट यानी n। ये कौन सा है? पेनल्टीमेट यानी n-1। और उसके अंदर वाला कौन है? एंटी पेनल्टीमेट यानी n-2। समझ रहा है क्या? यस, फिजिक्स का लेक्चर है, अभी 5 मिनट बाकी है। ओके, तो जब जब आउटर मोस्ट शेल के अंदर वाला यानी n-1 में इलेक्ट्रॉन भरेंगे d में, तो क्या होगा? स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के नजदीक अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो उसका अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो न्यूक्लियस ज्यादा नहीं खींच सकता। वापस एक बार कॉन्सेप्ट ठीक से सुनो। व्हाट इज स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? जब आउटर मोस्ट शेल के अंदर वाला यानी पेनल्टीमेट शेल n-1d या n-1 शेल में इलेक्ट्रॉन भरता है, तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब भर रहा है, और न्यूक्लियस के नजदीक अगर कोई इलेक्ट्रॉन भरता है तो उसका अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नहीं खींच पाता, यानी यहां पर एक शील्ड बन जाता है, स्क्रीन बन जाता है। और ये स्क्रीन के अंदर वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचता है न्यूक्लियस, और उसके बाहर वाला जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा नहीं खींच पाता। इसका मतलब है जितना स्क्रीनिंग इंक्रीज होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। किस पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकल जाएगा, बहुत इजीली निकल जाएगा। इसका मतलब है कि जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। इसका मतलब है आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा भरेगा
उतना न्यूक्लियस उसी को ज्यादा खींचेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नहीं खींच पाएगा। इसका मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन जल्दी देने के लिए अवेलेबल है, बाहर दे देगा, यानी उसे निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी। इसी का मतलब है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, कॉइनेज मेटल यानी जिनसे कॉइन्स बनाते हैं, कॉपर का कॉइन होता है, कॉपर का कॉइन होता है क्या? हाँ, कॉइन जो होते हैं कॉपर मिक्स होता है ना, उसमें अलॉय होता है वो। सिल्वर के कॉइन्स देखे हैं क्या? हाँ देखे हैं। गोल्ड के कॉइन देखे हैं क्या? गोल्ड के बिस्कुट पता है, तो कॉइन तो पता होनी ही चाहिए। यानी कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये वाली टोटल जो फैमिली है ना, इसे कहते हैं कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स जिनसे कॉइन बना सकते हैं, दे आर अलॉयज। अलॉय का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स को कहते हैं अलॉय। आपके गाड़ी को होते हैं ना अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स का मतलब क्या होता है? वो पहले होते थे स्टील के, लेकिन क्या हो जाता था, जोर से अगर गाड़ी कहीं पे गड्ढे में चली गई तो ऐसे बेंड हो जाता था, डांस करते करते चलती थी गाड़ी। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अलॉय व्हील्स आ गए। अलॉय व्हील्स क्या होते हैं? मोडेन पण वाकणार नहीं, यानी टूट जाता है लेकिन बेंड नहीं होता ना। यस, सो दीज आर कॉइनेज मेटल्स, राइट? सो थैंक यू वेरी मच। और लास्ट 5 मिनट में मैंने बताया था कि मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा। जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उन लोगों के लिए मैं रिवीजन लेक्चर लेने वाला हूं। तो अगर आपको डिफिकल्टी है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करो कि कौन सा लेक्चर लेना है। आपकी डिफिकल्टीज उसमें जिस किसी को जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है या थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, उस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस हम उस डाउट सेक्शन में सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस सैटरडे हम लेक्चर की जगह डाउट सेशन लेंगे। ठीक है, सैटरडे तक अच्छी पढ़ाई करो, जो कुछ डाउट्स है मुझे भेजो, मैं उस पे जो लेक्चर है उस लेक्चर में मैं सभी के डाउट्स क्लियर करूंगा। सो आज जिनका फर्स्ट लेक्चर था उन लोगों को ग्रुप में अगर ऐड किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो पहले ग्रुप में ऐड करने के लिए बोलो।